हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप ओझा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओझास एजुकेशन फैक्ट्री में स्वागत करता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने अपनी इस चैनल पर अपार्ट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा मैंने अभी एक नया सब्जेक्ट चालू किया है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में एमपी व्यापम में हमारे एमपी व्यापम सब इंजीनियरिंग का जो नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। साथ साथ में असिस्टेंट इंजीनियरिंग की भी वैकेंसी आ चुकी है और उसके एग्जाम की भी डेट फिक्स हो चुकी है। ओके, तो ये टेक्निकल जो हमारा जो सिलेबस आने वाला है दोनों एग्जाम्स में, उस टेक्निकल को मैंने यहाँ पर शुरू किया है। उसमें सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट उठाया है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो दोनों ही स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। आपके सारे कंसेप्ट मैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयार कराऊंगा। एक भी पॉइंट, एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं यदि आप मेरे लेक्चर को सीरियसली अटेंड करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा एक लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ और आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा है तो आप पहले उस लेक्चर को देखिए, जिसमें मैंने फ्लूइड स्टैटिक चालू किया है। और फ्लूइड स्टैटिक में मैंने सबसे पहले फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया है। उस फ्लूइड की प्रॉपर्टीज में हमने ये समझा है कि डेंसिटी क्या होती है, ओके, बेड डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, हमने थोड़ा सा डिस्कस उसमें किया था। और आज हम उस फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को आगे और एनहांस करेंगे और कुछ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फिनोमेना होती हैं, उनको हम और आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। यदि आपको चैनल मेरा पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ में अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आज देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और बहुत ही मजेदार ये प्रॉपर्टी समझने में आपको अच्छी लगेगी। तो हमारा यहाँ पर अगला है पॉइंट वेपर प्रेशर। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्या है। ओके, तो वेपर प्रेशर की फिनोमेना को समझने से पहले एक चीज आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि वेपर प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ओके, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। मेनी टाइम्स एग्जाम में डायरेक्ट आ ही जाता है कि वेपर प्रेशर जो है ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है या फिनोमेना है। तो हमेशा बी रिमेंबर, वेपर प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। अब क्या होता है वेपर प्रेशर, कैसे होता है, आप इसको समझने की कोशिश करें। सपोज हमारे पास एक क्लोज कंटेनर रहता है, दिस इज अ क्लोज कंटेनर। ओके, अब इसमें क्या है कि आपके पास इस कंटेनर को आपने पार्शियली फिल्ड किया है। ओके, यू हैव फिल्ड दिस कंटेनर बाय सम लिक्विड। कोई यहाँ पर लिक्विड है, कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं, वाटर, पेट्रोल, व्हाटएवर। ओके, और यहाँ पर क्या है आपका, ये एयर है, ये पार्शियली फिल्ड है, ये लिक्विड है, यहाँ पर ये क्या है आपका एयर है। क्लियर है? अब ये क्या है, ये जो लिक्विड है इसकी फ्री सरफेस है। क्लियर? आप सभी लोग जानते हैं कि सेम लिक्विड के बीच के जो सेम लिक्विड होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और दो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच के डिफरेंट सब्सटेंस जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फ्री सरफेस है लिक्विड की, यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी होने के कारण क्या होता है, ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स इस वाटर के मॉलिक्यूल्स पर क्या करते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती आती है। तो ये लिक्विड के जो फ्री सरफेस में जो लिक्विड है, ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, ये क्या होते हैं, ये एयर जो होती है, यहाँ पर इस एयर जो होती है इस लिक्विड के पार्टिकल्स को खींचने की कोशिश करती है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये एयर जो है ना इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लेती है। तो क्या होता है, एयर जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो धीरे धीरे एयर जो ड्राई एयर है वो सैचुरेट होती जाएगी। तो क्या होगा, अब यहाँ पर सैचुरेशन के कारण ये एयर आपकी सैचुरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक प्रेशर बनेगा बीपीएस, वेपर प्रेशर एट सैचुरेशन कंडीशन पर। ठीक है, तो सैचुरेशन कंडीशन में क्या होगा, ये पार्टिकल्स एयर मिक्स होते जाएंगे, एयर का प्रेशर बढ़ता जाएगा और यहाँ से जो पार्टिकल एस्केप करेंगे उसके नए पार्टिकल्स आते चले जाएंगे।
ठीक है। तो एक कंडीशन क्या आएगी कि एयर जो ड्राई एयर है ये कंप्लीटली सैचुरेट हो जाएगी, यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी और कंडेंसेशन की प्रोसेस जो है यहाँ पर चलती रहेगी, यानी जो पार्टिकल्स यहाँ से फ्री सरफेस से एस्केप करेंगे, एयर में जाएंगे, तो नए पार्टिकल्स उस फ्री सरफेस पर आते चले जाएंगे। और आपकी एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो आपकी ड्राई एयर है वो सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट होने के कारण क्या होगा, ये जो एयर है इस वाटर की फ्री सरफेस पर क्या कराएगी, एक प्रेशर लगाएगी। क्या लगाएगी, एक प्रेशर लगाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ये पीवीएस क्या है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ओके, क्या कहते हैं इसको हम लोग, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। यानी एयर के पार्टिकल्स वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे और सैचुरेट हो जाएंगे, तो ये सैचुरेटेड एयर जो यहाँ पर है ये इस फ्री सरफेस पर अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। ओके, तो अब आपको ये चीज समझ लेना चाहिए कि ये जो वेपर प्रेशर है, तो इस केस में हमको एक बात और समझना चाहिए कि जो हाईली वोलेटाइल फूड जो लिक्विड होता है, हाईली वोलेटाइल लिक्विड, जैसे कि क्या होता है, पेट्रोल जो होता है उसका वेपर प्रेशर काफी ज्यादा होता है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखेंगे जो मरकरी होता है आपका, जो मरकरी होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है ना वो बहुत कम होता है। इसी कारण हम मरकरी को मैनोमीटर में यूज करते हैं, क्योंकि इजीली वेपोराइज नहीं होता है, उसके पार्टिकल्स इजीली एवेपोरेट नहीं हो पाते हैं। उस मरकरी के पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो इजीली वो उसके पार्टिकल एस्केप नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वाटर हुआ या आपके यहाँ पेट्रोल हुआ, इनका वेपर प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है, तो पार्टिकल्स यहाँ से मूव होते हैं और प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखेंगे, जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ओके, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल्स आपके जल्दी एस्केप होंगे तो एयर में मिक्स होकर वो सैचुरेट हो जाएंगे और वहां पर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है ये जो वेपर प्रेशर है ये टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। ऑलवेज आपको ये याद रखना है। क्लियर है, तो ये चीज हमने यहाँ पर समझ ली है। अब लोग अगला हम लोग चीज समझते हैं, दैट इज कैविटेशन। नेक्स्ट हम समझते हैं कैविटेशन। अब आप समझेंगे कैविटेशन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है, कैविटेशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज अ फिनोमिना। कैविटेशन क्या है, प्रॉपर्टी नहीं है, फिनोमिना होती है। अब ये क्या होता है ये आप समझने की कोशिश करो। आपके पास एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप का एक पाइप है। ओके, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप का एक पाइप लेते हैं आप, ये ठीक है। अब आप देखिए, सपोज करो हम 3 सेगमेंट बनाते हैं, ये आपका फर्स्ट पोजीशन है, ये आपकी सेकंड पोजीशन है और ये आपकी थर्ड पोजीशन है। क्लियर है, तो ऑलवेज बी रिमेंबर, यहां पर सपोज करो कोई लिक्विड आपका फ्लो हो रहा है, जिसका प्रेशर पी प्रेशर से लिक्विड फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट। ओके, तो यहाँ पर जो पोजीशन नंबर 1 है, सपोज करो यहाँ प्रेशर आपका P1 है, पोजीशन नंबर 2 है, यहाँ प्रेशर आपका P2 है। ओके, और पोजीशन नंबर 3 है, यहाँ पे आपका प्रेशर क्या है, P3 है। लेकिन हमेशा याद रखो, जैसे जैसे ये एरिया आपका डिक्रीज होगा
प्रेशर आपका क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। जैसे एरिया कम होगा प्रेशर आपका कम होता चला जाएगा। As soon as pressure will decrease, then area will decrease, then pressure will also be decrease। तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर जो लिक्विड का प्रेशर है, ये जो लिक्विड है आपका फ्लो हो रहा है, ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो जैसे जैसे आपका एरिया कम होगा, एरिया विल डिक्रीज, प्रेशर विल आल्सो बी डिक्रीज विद द एरिया। तो एक कंडीशन पर आगे क्या होगा, ये जो लिक्विड है इसका प्रेशर वेपर प्रेशर से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर जो फ्लोइंग लिक्विड है उसका प्रेशर वेपर प्रेशर से भी कम हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये क्या है आपके बबल्स हैं। ओके, इस रीजन में, ये लो प्रेशर जो रीजन है एट द पोजीशन ऑफ 3, यहां पर हम मान लेते हैं कि प्रेशर इतना कम हो गया है कि जो वेपर प्रेशर है उससे भी कम हो गया है, तो उस लो रीजन, लो प्रेशर रीजन में क्या हो जाएंगे, बबल्स फॉर्म हो जाएंगे, बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। ओके, तो ये बबल्स आपके फॉर्म होंगे। यहाँ पर एरिया बढ़ रहा है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो ये लो प्रेशर जो बबल्स फॉर्म हुए हैं इस फ्लोइंग लिक्विड के द्वारा, ये जो बबल्स है आपके हाई प्रेशर रीजन में आ जाएंगे कहीं इस तरीके से। ठीक है, इधर भी आ जाएंगे, इधर भी आ जाएंगे। तो क्या होगा, ये हाई प्रेशर रीजन में जैसे बबल्स लाए जाएंगे तो ये प्रेशर के कारण क्या है, बस्ट हो जाएंगे। ठीक है, बबल्स will be burst, बबल्स क्या हो जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो जैसे बबल्स फटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। बबल्स जैसे ही बस्ट होंगे, लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा, तो हाई प्रेशर के पार्टिकल्स एकदम बहुत ही सडनली स्पीड से उस रीजन को फिलअप करेंगे। आप जानते हैं प्रेशर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये बबल्स जहां बस्ट होंगे वहां पर लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाएगा और हाई प्रेशर का जो लिक्विड है वो उस तरफ भागेगा, तो वहां पर क्या होगा, मैकेनिकल फोर्स लगेगा। किस पर, इस पाइप की जो सरफेस है यहां पर मैकेनिकल फोर्स क्रिएट होगा ड्यू टू यहां पर हम लिख सकते हैं ड्यू टू बस्टिंग ऑफ बबल्स, there will be mechanical फोर्स क्रिएट हो जाएगा जो कि डैमेज क्रिएट करेगा, एक इम्पैक्ट मारेगा पाइप की सरफेस पर, जिससे क्या पिटिंग हो सकती है, कैविटेशन हो सकता है। समझ में आ रहा है, ये मैकेनिकल फोर्स इस पाइप की जो वॉल्स है उन पर टक्कर मारेगा तो पाइप जो है वहां पर कैविटेशन क्रिएट हो सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पर मैकेनिकल डैमेज होगा, लॉसेस है हो सकते हैं। तो हमेशा हमको ऑलवेज बी रिमेंबर, कैविटेशन इज अ अनडिजायरेबल फिनोमिना, वी शुड मिनिमाइज इट और वी शुड फिनिश इट। हमको इस प्रॉपर्टीज को कोशिश करना चाहिए कि इसको अवॉइड करें, इसको हम लोग मिनिमाइज करें। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हमेशा आपको ऑलवेज यू मस्ट बी रिमेंबर दैट कि पाइप में कोई फ्लो हो रहा है तो वहां पर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर कभी भी, प्रेशर ऑफ लिक्विड नेवर बी लेस देन द प्रेशर ऑफ बबल्स, प्रेशर ऑफ वेपर। यानी वेपर के प्रेशर से कभी भी लिक्विड का प्रेशर कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर कैविटेशन कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू अवॉइड द कैविटेशन, द लिक्विड प्रेशर should not be less than vapor pressure. Okay, should not be less than vapor pressure. Okay, कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए कभी भी लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा कैविटेशन। हमने कैविटेशन समझा। कैविटेशन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ये हमेशा हमको समझ में आना चाहिए किस तरीके से कैविटेशन होता है। तो हमने देखा जैसे किसी पाइप का एरिया कम होता है, प्रेशर कम होता है, एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर क्या होता है, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, तो वहां पर क्या होते हैं, एयर के बबल्स क्रिएट बन जाते हैं वाटर से, और
उन बबल्स को फ्लोइंग लिक्विड के द्वारा हाई प्रेशर रीजन में लेके लिया जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, बस्ट हो जाते हैं। बस्ट होते ही वहां पर लो प्रेशर रीजन जनरेट हो जाता है, इसलिए वहां पर हाई प्रेशर का वाटर एकदम से मूव करता है और उस पाइप की बॉल पर एक मैकेनिकल फोर्स लगाता है, जिससे पाइप में डैमेज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसको हम लोग कहते हैं कैविटेशन। कैविटेशन इज an undesirable phenomena, we should try to minimize it और we should eliminate it। तो कैसे कर सकते हैं, हमेशा हमको पाइप की डिजाइनिंग करते समय इस बात को फोकस रखना चाहिए कि जो फ्लो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर कभी भी वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। तो आप इस अनडिजायरेबल फिनोमेना से अपनी डिजाइनिंग को बचा सकते हैं। तो ये थी हमारी यहाँ पर कैविटेशन। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट विस्कोसिटी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी ये आप देखें, ठीक है, क्या होती है विस्कोसिटी। तो सबसे पहले आपको ये बात समझना चाहिए, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेसिस्टेंस, यानी विस्कोसिटी भी एक टाइप का रेजिस्टेंस होता है। अब आप इस बात को समझिए, रेजिस्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, देखो समझो आप। देखिए हम मैकेनिकल में बात करेंगे, आपने कई बार समझा होगा, जब सॉलिड सरफेस होती है, दोनों ऑब्जेक्ट आपके सॉलिड होते हैं, उनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, यदि दोनों ही ऑब्जेक्ट आपके सॉलिड हैं और उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और उनके बीच में रेजिस्टेंस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर एक ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड है, दूसरा आपका लिक्विड है, ओके, या फ्लूइड है, लिक्विड है फ्लूइड कुछ भी समझ लो, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ड्रैग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ड्रैग फोर्स या ड्रैग। और थर्ड है आपका, ठीक है, दोनों ही आपके अगर लिक्विड हो जाएंगे, दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि एक ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट है, दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, तो वहां पर जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा उसको फ्रिक्शन कहते हैं। वहीं सॉलिड, मान लीजिए आपका व्हीकल है, एक सॉलिड है, वो आपका किसी ट्रैक पर रोड पर मूव कर रहा है, तो एयर उस पर जो रेजिस्टेंस लगाएगी, एयर तो क्या एक फ्लूइड है, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस लगाएगी उसकी मोशन की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसमें जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स या ड्रैग। और वहीं दूसरी लिक्विड ले ले हम लोग यहाँ पर, तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, विस्कोसिटी कहते हैं। तो ऑलवेज भी रिमेंबर, आपको रेजिस्टेंस के टाइप भी समझ में आना चाहिए। अब हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं इसमें विस्कोसिटी में। तो व्हाट इज द विस्कोसिटी, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो विस्कोसिटी, इट इज अ resistance, it is a internal resistance, we should write it, it is a internal resistance, it is internal resistance offered by a one layer of a fluid to the adjacent layer of fluid। क्लियर है? यह एक दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि सपोज करो कोई फ्लूइड है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, सपोज कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो हमेशा आपको याद रखना फ्लूइड हमेशा लेयर वाइज फ्लो होता है। तो ये सपोज करो फर्स्ट लेयर है, ये इसकी सेकंड लेयर है, ये इसकी थर्ड लेयर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो क्या होता है, सपोज करो ये फर्स्ट लेयर है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, इधर ही मोशन कर रही है,
तो इसके कांटेक्ट में ये दूसरी लेयर है ना, ये इसको इस तरफ पुश करने की कोशिश करेगी, यानी शियर फोर्स लगाएगी। शियर फोर्स ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू ईच अदर। शियर फोर्स होता है पैरेलल एक्ट करता है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो सकती है लेकिन पैरेलल लगता है। तो देख रहे हैं ये जो लेयर है फ्लूइड की, एक लेयर है ये आपकी लेयर, सपोज करो मेरे दो हैंड है, तो ये पहली लेयर है किसकी, फ्लूइड की, ये सेकंड लेयर है, दोनों कांटेक्ट में है। तो अगर ये इधर जा रहा है तो ये इसको इधर ला धकेलने की पीछे की तरफ लाने की कोशिश करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लेयर वन लेयर टू द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। यानी फ्लूइड की फर्स्ट लेयर के कांटेक्ट में जो दूसरी लेयर है, वो लेयर पहले वाली फ्लूइड की लेयर की डायरेक्शन के अपोजिट में एक शियर फोर्स लगाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। क्लियर है? तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इसका हम लोग विस्कोसिटी का थोड़ा फॉर्मूला ड्राइव कर ले हम लोग, देखिए कैसे काम करता है ये। सपोज करो ये आपकी एक सॉलिड सरफेस है, अब ये मान लीजिए ये फ्लूइड है, इसकी टोटल थिकनेस y है। क्लियर है? तो सपोज करो पहला पार्टिकल, ये सॉलिड सरफेस है, पहला पार्टिकल आपका यहां पर है, दूसरा पार्टिकल आपका यहां पर है, तीसरा यहां पर है, फोर्थ वन यहां पर है, और ये आपका फाइनल पार्टिकल्स है। तो ऑलवेज रिमेंबर, सॉलिड सरफेस की सबसे पहली वाली जो लेयर होगी वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस फील करेगी। जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कम होता चला जाएगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता चला जाएगा तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। हमेशा याद रखना। तो यहां पर वेलोसिटी आपकी u जो है ऑलमोस्ट जीरो के बराबर कहेंगे हम इसको, यानी कि जो फर्स्ट लेयर है आपकी ये स्टैटिक कंडीशन में है। स्टैटिक कंडीशन का मतलब होता है कि इस लेयर की वेलोसिटी जीरो है। अब इसके कांटेक्ट में जो पहली लेयर है फ्लूइड की, जो लिक्विड की लेयर है फर्स्ट, वो कंप्लीटली आपकी स्टैटिक सरफेस के कांटेक्ट में है। तो वी कैन से दैट दिस लेयर also has a velocity almost equal to zero, but gradually the thickness will increase, then velocity will also decrease. Okay, velocity will also increase. जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती जाएगी वेलोसिटी आपकी बढ़ती जाएगी और रेजिस्टेंस या विस्कोसिटी आपकी कम होती चली जाएगी। तो यहां पर हम लोग देख पाते हैं, तो ये जो हमें ग्राफ क्रिएट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी आपकी जीरो है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी यहाँ पर, यानी कि वेलोसिटी का देख रहे हैं आप लोग, ये ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी du वेलोसिटी है और dt टाइम में हो जाती है कितनी, u प्लस du। ओके, यानी यहाँ पर वेलोसिटी u है, तो जैसे जैसे आपको थिकनेस बढ़ती जाएगी तो du वेलोसिटी dt टाइम में कितनी हो जाएगी, u प्लस dt हो जाएगी, और थिकनेस कितनी हो जाएगी यहाँ पर बाई। और सपोज दैट यहाँ पर ये जो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, d थीटा। वेरी स्मॉल एंगल क्या है, d थीटा। तो यहां से आप लोग निकालेंगे tan d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पर u प्लस du है ना, u प्लस du। क्लियर है, अपॉन y। ठीक है, सॉरी du प्लस, और सॉरी मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए, du प्लस dt, आई एम सॉरी, du इंटू dt, ये वाला, ये बेस है ना, ये परपेंडिकुलर आपका du इंटू dt अपॉन y। तो यहां पर इफ d थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, तो यहां पर जो tan d थीटा इज ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर d थीटा इज इक्वल टू du इंटू dt अपॉन y। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन y। ओके, du अपॉन y हो जाएगा। ये हमने यहां पर रिलेशन क्या किया, ड्राइव किया। तो ये क्या आपका जो du पर dt क्या है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, इसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या और एंगुलर डिफॉर्मेशन,
ये आपका एंगुलर डिफॉर्मेशन है, ठीक है। और du upon y क्या है यहाँ पे, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसे हम कहते हैं यहाँ पे क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने ड्राइव किया, तो यहां से हम और क्या ड्राइव कर सकते हैं, वो आप चीज समझने की कोशिश करो। तो क्या हो जाएगा, तो शियर स्ट्रेस होगी ना आपकी, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द du अपॉन dy, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, du अपॉन dy हो जाएगा, ठीक है, du अपॉन dy। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर ड्राइव किया। यहाँ पर ये जो आपका म्यू क्या है, म्यू इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy, और हम लोग क्या ले सकते हैं इसको, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ अपॉन du अपॉन dy। तो यहां से हमने ये विस्कोसिटी का एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी को हमने यहाँ पर समझा है। और हम लोग यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, देखो ये दोनों यहाँ पर dy भी ले सकते हैं हम लोग, ऐसी भी बात नहीं है, dy ले सकते हैं। यहाँ पर dy क्या, वेरी स्मॉल थिकनेस ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप कर सकते हैं म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम यहाँ पर du अपॉन dy की जगह हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पर विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो ये आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अलावा और प्रॉपर्टी समझेंगे। आज के लेक्चर को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इसके फर्दर नोटिफिकेशन लेक्चर्स के मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।